हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन निर्मल ऐप। लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12 हम यूट्यूब चैनल के थ्रू कंप्लीट कर चुके थे और लेसन नंबर 13 नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। वैसे इनमें से कुछ टॉपिक्स आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, लेकिन उसकी डिटेल बहुत कम होती है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 11th क्लास में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि मोस्टली ये रिलेटेड जो टॉपिक है आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन इसको डिस्कस करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों को। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक बता देता हूँ। और बेसिक आपके पास क्या है, देखिए हमारे पास लाइट की कुछ फिनोमिना होती हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन की बात करें, प्रकाश का परावर्तन जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अपवर्तन की बात करें, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR। व्यतिकरण की बात करें, विवर्तन की बात करें, ध्रुवन की बात करें, जितनी भी हमारे पास ये फिनोमिना है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन सारी फिनोमिनाज की यदि अपन बात करते हैं तो ये लाइट की आपके पास वेव नेचर या तरंग प्रकृति को डिनोट करती हैं। वेव नेचर मीन्स तरंग प्रकृति को डिनोट करती है कि प्रकाश की आपके पास प्रकृति तरंग होती है। लेकिन यदि मैं कुछ इफेक्ट की बात करूं या कुछ और अलग फिनोमिनाज की बात करूं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, यदि इसकी बात करते हैं, क्रॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं, क्रॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं, क्रॉम्पटन प्रभाव, या फिर अपन बात करें रमन प्रभाव, मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। यदि इनकी बात करते हैं तो ये आपके पास क्वांटम नेचर को डिनोट करती हैं। ये जितनी भी आपके पास फिनोमिनाज है ये क्वांटम नेचर को डिनोट करती है या क्वांटम प्रकृति को डिनोट करती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिसे अपन तरंग प्रकृति या वेव नेचर से डिनोट कर सकते हैं, और प्रकाश की कुछ ऐसी फिनोमिना होंगी जिनको हम क्वांटम नेचर से या क्वांटम प्रकृति से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को मैं वेव नेचर से डिनोट कर दूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, या परावर्तन को मैं क्वांटम नेचर से डिनोट कर दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यदि प्रकाश की सारी घटनाओं की वर्णन करना चाहते हैं तो हमें कुछ घटनाओं के अंदर प्रकाश की कैसी प्रकृति माननी पड़ेगी, वेव नेचर, तरंग प्रकृति, या फिर हमें क्वांटम प्रकृति लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत, डुअल नेचर। आपके पास प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, क्योंकि हम प्रकाश की सारी घटनाओं को एक प्रकृति से क्लियर नहीं कर सकते। ना तो हम तरंग प्रकृति से क्लियर कर सकते हैं, ना ही हम क्वांटम प्रकृति से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। कहने का मतलब मैं एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि प्रकाश की आपके पास द्वैत प्रकृति होती है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना के बारे में ही अध्ययन करते हैं अपन। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमिना इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। धातु की पृष्ठ से या मेटल की सरफेस से अपन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यही आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। तो जैसे अपन बात करते हैं, ये मेरे पास कोई मेटल सरफेस दे रखी है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास दे रखा है।
अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की पृष्ठ से बाहर निकल जाए या धातु की पृष्ठ पर आ गया, तो इसका मतलब इस मेटल से तो अलग हो चुका है। जैसे ही इसकी पृष्ठ पर आएगा वैसे ही आपके पास इस धातु के अंदर से तो ये क्या हो सकता है, पृथक हो चुका है। तो धातु की पृष्ठ पर आने में या पृथक करने में आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है या मिनिमम एनर्जी होती है, इस मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं कार्यफलन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कार्यफलन, जिसे अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस इज नॉन एज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को जो डिनोट किया जाता है वो φ0 से या फिर अपन W0 से डिनोट करते हैं। धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 हो। अभी ये पृष्ठ पर आया है, यहाँ पर किसी तरीके की अभी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा नहीं है। जैसे ही, दोबारा सुनो, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, मैंने इसको एनर्जी दी और इतनी एनर्जी दी है कि केवल ये आपके पास धातु की पृष्ठ पे बाहर आ जाए, सतह पर आ जाए। काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इस एनर्जी जितनी मैंने दी है जहाँ पर ये पृष्ठ पर आ जाए, इसमें आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है। अगर बात करते हैं वर्क फंक्शन, तो सीजीएम के लिए सबसे कम होता है और सीजीएम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेटिनम की यदि बात करते हैं तो प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजीएम के लिए होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई, मोस्टली पूछी जाती है, ये वर्क फंक्शन क्या होता है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस या फ्रॉम द मेटल, इट इज़ नॉन एज वर्क फंक्शन। ओके। इस इलेक्ट्रॉन इमिशन की हमारे पास 4 प्रोसेस होती हैं। पहली अपन बात करते हैं तापायनिक उत्सर्जन। पहला आपके पास प्रोसेस जो होती है तापायनिक उत्सर्जन, जिसे अपन बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। दूसरा हमारे पास होता है क्षेत्रोत्सर्जन, जिसे अपन बोलते हैं फील्ड इमिशन। तीसरा हमारे पास होता है द्वितीयक उत्सर्जन, इसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक प्रोसेस को अपन देखेंगे। थर्मोआयनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। ये मेरे पास कोई मेटल दे रखा है, मैं इस मेटल को गर्म करता हूँ। इस मेटल को मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, किसी स्टोव से गर्म करता हूँ। गर्म करने पर क्या होगा, इसमें हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन इस थर्मल एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को एक्सेप्ट करके पहले पृष्ठ पर आएगा, फिर पृष्ठ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन इमिशन की प्रोसेस होती है इसे तापायनिक उत्सर्जन या थर्मोआयनिक इमिशन कहते हैं। कहने का मतलब, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके पृष्ठ से पृथक हो जाते हैं या धातु से अलग हो जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन। when a metal is heated, then electron accepted the thermal energy and separate from the metal. This phenomena is known as thermoionic emission. Okay. सेकेंड अपन बात करते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, जैसे मेरे पास ये मेटल दे रखा है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रखे और मैं क्या करता हूँ,
इसे प्रबल विद्युत क्षेत्र में, मतलब जहां अधिक विद्युत क्षेत्र दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसे में अधिक विद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रख देता हूं, प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन डिस्कस करेंगे तब ध्यान रखने, इस चीज़ को अपन खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और ये जो बल लगता है F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है Q इंटू कैपिटल ई। विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल ई। Q होता है चार्ज, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से दे रखी है, तो यहाँ पर बल आपके पास विपरीत दिशा में इस तरीके से लगेगा। अब इस तरीके से बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिसकेगा और धातु की पृष्ठ से पृथक हो जाता है। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन या क्षेत्र उत्सर्जन। तो अपन कैसे बोलेंगे, जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है इसे क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड इमिशन कहते हैं। When a metal is put up into the highly electric field, then separation of electron from the metal, this phenomena is known as field emission। और ये फिनोमिना का मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पार्क प्लग जो होता है गाड़ियों में, स्पार्क प्लग, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो इसी प्रोसेस से हमारे पास होता है, फील्ड इमिशन से। क्लियर। तीसरा अपन बात करते हैं सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन। तो द्वितीयक उत्सर्जन हमारे पास क्या होता है या सेकेंडरी इमिशन हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास कोई मेटल दे रखा है, इस मेटल में ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, कोई उच्च ऊर्जा का हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, कोई भी अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, ये अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ऐसे मेटल पर हमने आपतित किया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को दे देता है। सुनना, ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जो है वो टक्कर करेगा मेटल के अंदर उपस्थित द्वितीयक इलेक्ट्रॉन से या इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा। 1 वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता है 2 को। अब क्या करेगा, 1 वाला तो यहाँ स्टॉप हो जाता है और 2 वाला ऊर्जा को ग्रहण करके बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो अपन क्या बोलेंगे, जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है तो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके ये इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। When highly energetic electron is incident on the metal surface, then emission of the electron from the metal, this phenomena is known as secondary emission। तो इसका मतलब धातु की पृष्ठ से इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसे अपन बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। क्लियर। तो 3 प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। चौथी प्रोसेस की अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होगा, ये मेरे पास वही मेटल दे रखा है, इस मेटल में बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रखे। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लाइट इंसिडेंट करूँगा, इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं। अब लाइट इंसिडेंट अपन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लेकिन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की इंसिडेंट करोगे तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी या मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी जिसके आपतन पर हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धातु की पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन पृथक होने की जो प्रोसेस होती है इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, और इस प्रभाव को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दोबारा सुनो, इंग्लिश में बोलता हूँ। व्हेन a particular frequency of light is incident on the metal surface, then separation of the electron from the metal, this phenomena is known as photoelectric emission, and this effect is known as photoelectric effect।
जब उचित आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति की अपन प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है, इस घटना को अपन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और जिन मेटल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं या बाहर निकलते हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश सुग्राही धातु या फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, बाहर निकलेंगे, इन्हें कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। इनके कारण से जो करंट प्रवाहित होगा उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरीके के मेटल जिनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस प्रोसेस के अंदर इन्हें कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल या प्रकाश सुग्राही धातु कहते हैं। दो प्रकार की लाइट मैं बताता हूँ। एक बात करते हैं अपन दृश्य तरंगों की। किसकी बात करते हैं? दृश्य तरंगों की अपन बात करेंगे, मतलब विजिबल लाइट। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट का मतलब परावैंगनी तरंगों की बात करेंगे। तो दो तरंगों की अपन बात करते हैं, परावैंगनी तरंगे, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज की अपन बात करेंगे, और एक अपन दृश्य तरंगों की बात करेंगे। अब दृश्य तरंगों के लिए या विजिबल लाइट के लिए जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, कैसी धातुएं? क्षारीय, एल्कालाइन मेटल, एल्कालाइन मेटल, क्षारीय धातुएं। कौन कौन सी क्षारीय धातुएं होती हैं? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, ये सारी क्षारीय धातुएं दृश्य तरंगों के लिए आपके पास क्या होती हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं या प्रकाश सुग्राही धातु होती हैं। जबकि अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए अपन या अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करें परावैंगनी तरंगों के लिए, तो कैडमियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये जितनी भी धातुएं होती हैं ये सब आपके पास परावैंगनी तरंगों के लिए सुग्राही होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे पूछ सकता है आपके लिए, दृश्य तरंगों के लिए दो प्रकाश सुग्राही धातुओं के नाम लिखिए, तो दो प्रकाश सुग्राही धातुओं के नाम इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। और अल्ट्रा वायलेट के लिए पूछे तो अल्ट्रा वायलेट के लिए इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हुई। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसा करंट होता है, कौन कौन से हमारे पास मेटल होते हैं। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब खोज हुई थी तो इसके डिस्कवरी के लिए किस किस तरीके के प्रयोग हुए थे। सबसे पहले डिस्कवरी के अंदर अगर बात करें, इसकी खोज जो हुई थी तो खोज में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो साइंटिस्ट हर्ट्ज ने किया था, जिसे अपन बोलते हैं हर्ट्ज का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज। दूसरा जो आपके पास प्रयोग किया था वो किया था हॉलबॉक्स ने। दूसरा प्रयोग जो किया था वो प्रयोग किया था हॉलबॉक्स ने, हॉलबॉक्स एक्सपेरिमेंट। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो हॉलबॉक्स और लेनार्ड, दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, हॉलबॉक्स व लेनार्ड। क्लियर? ये तीन वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयोग थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। हर्ट्ज ने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। कौन सी तरंगों की? विद्युत चुंबकीय तरंगे, EM वेव्स। आप कहोगे सर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज तो मैक्सवेल ने की थी, लेकिन अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए थे। इसने कुछ सेंटीमीटर तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने। ध्यान रखना, EM वेव्स में एक वेव होती है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, और सूक्ष्म तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी? साइंटिस्ट हर्ट्ज ने की थी। ठीक है ना? तो हर्ट्ज ने अपना विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया था या EM वेव्स का प्रयोग किया था। इसने क्या देखा कि जब कैथोड पर, कैथोड अपन जानते हैं नेगेटिव होता है,
नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। जैसे ऐसे लगा हुआ है Na+ और ऐसे लगा हुआ Cl-, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्लस का मतलब होता है, आप ऐसे समझो बिल्कुल सिंपल भाषा में, प्लस का मतलब धनवान व्यक्ति और माइनस का मतलब ऋणी व्यक्ति। धनवान व्यक्ति हमेशा दान देता है और ऋणी व्यक्ति हमेशा दान लेता है। बिल्कुल कहीं कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिक्स। प्लस धनवान व्यक्ति दान करेगा, माइनस ऋणी व्यक्ति दान लेगा। ठीक है, दान किसका देना है और दान किसका लेना है? यहाँ रुपये पैसे का दान नहीं करना, केवल किसका करना है? इलेक्ट्रॉन का। तो अगर प्लस रखा हुआ है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। कहीं ऐसे +2 लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। माइनस लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जैसे सोडियम का अपन जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब यहाँ प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 1 दान कर दिया तो 10। और क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो कितने हो गए? 18। क्लियर है ना? वापस आ जाओ अपने कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट पे। क्या था EMBFs का एक्सपेरिमेंट? कि इसने जो कैथोड था, तो कैथोड पर इसने क्या किया? परावैंगनी तरंगों को आपतित किया। कैथोड पर परावैंगनी तरंगों को आपतित किया। अब अभी अपन ने पढ़ा था, परावैंगनी तरंगों को आपतित करेंगे या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे, तो इसने देखा कि इसके एक्सपेरिमेंट में आपके पास विद्युत विसर्जन या अपन ये कहें स्पूलिंग का मतलब होता है स्पार्किंग। इसने अपने प्रयोग में देखा कि जहाँ पर इसने इस तरीके का आपके पास एक बॉक्स बना रखा था, यहाँ पे अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हर्ट्ज का प्रयोग अपने कोर्स में नहीं है, केवल अपने को ये पढ़ना है कि इसने क्या किया था। इसने कहा था कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे तो इसने देखा कि इन सिरों पर आपके पास स्पार्किंग की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसने कहा कि स्पार्किंग की मात्रा केवल जब बढ़ सकती है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही हो। लेकिन ये इस बात को समझने में असफल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसने ये तो कह दिया कि स्पार्किंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़े इसको ये समझाने में क्या रहा? असफल रहा। यह आपके पास हर्ट्ज का प्रयोग था। नेक्स्ट प्रयोग किया था साइंटिस्ट हॉलबॉक्स ने। तो हॉलबॉक्स का क्या प्रयोग था? हॉलबॉक्स ने क्या किया? एक ऋणात्मक जिंक की छड़ ली, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है, और इसको क्या किया? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? विद्युतदर्शी से, इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ दिया। विद्युतदर्शी नया उपकरण आपके पास आया है, विद्युतदर्शी। ये भी हमारे पास कोर्स में है, खूब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होने या नहीं होने की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि किसी उपकरण या कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास दे रखा है वस्तु, उसमें चार्ज है या नहीं है, मतलब वो वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं विद्युतदर्शी से। इसने जिंक की छड़ जो कि ऋणात्मक थी उसको विद्युतदर्शी से कनेक्ट कर दिया और इस पर क्या किया? परावैंगनी तरंगे आपतित की। ऐसे परावैंगनी तरंगे आपतित की। आपतित करने पर इसने क्या पाया कि यहाँ पर ये थोड़ी देर के बाद जिंक की छड़ पहले तो हो जाती है उदासीन, न्यूट्रल हो जाती है, और उसके बाद देखा कि ये जो आपके पास जिंक की छड़ है फिर उदासीन से या न्यूट्रल से आपके पास हो जाती है पॉजिटिव। नेगेटिव से तो क्या हुई? न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद क्या हुई? पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव कब होता है? जब दान देता है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो पहले तो ये उदासीन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनों का दान करके ये वापस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो हॉलबॉक्स ने ये कह दिया कि विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो ये जो प्रयोग था वो किसका प्रयोग था? हॉलबॉक्स का। इसके बाद हॉलबॉक्स और लेनार्ड, दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मिलकर प्रयोग किया। किसने? हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने। इन्होंने क्या किया? एक वैक्यूम ट्यूब ली। ये एक वैक्यूम ट्यूब दे रखी है। इस वैक्यूम ट्यूब में इन्होंने क्या किया? एक तो कैथोड लिया और एक एनोड लिया। 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। किसी को भी कैथोड मान सकते हो, किसी को भी एनोड मान सकते हो। ये कैथोड लिया, एक एनोड ले लिया, और इनके बीच में क्या किया? एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ऐसे मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ और इनके बीच में एक कुंजी लगा देता हूँ की। बैटरी के सिंबल को तो अपन जानते हैं, जो प्लस वाली लाइन होती है वो बड़ी होती है, माइनस वाली कैसी होती है? छोटी होती है। 10th क्लास में आपने बैटरी पढ़ी होगी। एनोड को तो जोड़ दिया प्लस से,
और कैथोड को जोड़ दिया माइनस से। अब इसने क्या किया, यहाँ पर कुंजी K को ऑन किया और एक काम करते हैं, इसमें अमीटर लगा देते हैं, माइक्रो अमीटर लगाते हैं, क्योंकि माइक्रो एम्पियर लेवल का करंट इसमें फ्लो होता है, इसलिए अपन माइक्रो अमीटर लगा देते हैं। ये प्लस वाला सिंबल है तो ये प्लस और ये माइनस। जैसे ही इसने की K को ऑन किया तो इसने देखा कि इसके अंदर अमीटर के अंदर, अमीटर किसको नापता है, धारा को, पढ़ चुके हैं ये तो अपन 10th क्लास में। अमीटर धारा का मापन करता है और वोल्ट मीटर वोल्टता का मापन करता है। तो इसने देखा कि अमीटर के अंदर किसी तरीके का कोई विक्षेप नहीं है, इसका मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब कोई कहे क्यों, तो उसका रीज़न है क्योंकि हमेशा धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। करंट ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज सर्किट। अब इन कैथोड और एनोड के बीच में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए किसी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता। अब इसने क्या किया, इन्होंने हॉलबर्ग और लेनार्ड ने कैथोड पर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट पार्ट बना देता हूँ, और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट से क्या किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली, और ये भी अल्ट्रा वायलेट लाइट विशिष्ट आवृत्ति या अपन कहें दैलीय आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की लाइट डाली। और डालने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, एनोड पर पहुँच जाते हैं। और एनोड पर पहुँचने के कारण आपके पास परिपथ देखो, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो प्लस से इस तरीके से धारा प्रवाहित होने लग गई। और धारा प्रवाहित होने लग गई तो हॉलबर्ग और लेनार्ड ने ये कह दिया कि विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश के कारण ही आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब यहाँ पे जो दैलीय आवृत्ति होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये दैलीय आवृत्ति केवल आपके पास निर्भर करती है आपके पास धातु की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मेटल। धातु की प्रकृति कैसी है, एल्कालाइन मेटल है या आपके पास किसी तरीके का कैडमियम दे रखा है, जिंक दे रखा है, तो अलग अलग बात करें अपन, हर तत्व की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ध्यान रखना, दैलीय आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी केवल एक चीज़ पर आपके पास निर्भर करती है, वो आपके पास क्या है, नेचर ऑफ मेटल। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल कंप्लीट होता है।